बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा डे 4 है और आज हम फोकस करेंगे हाउ टू राइट रिफ्लेक्टिव नोट्स या फिर फील्ड नोट्स। रिफ्लेक्टिव नोट्स या रिफ्लेक्शन जर्नल लिखने से पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या है। अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में और सादा उर्दू में बात करूं तो रिफ्लेक्शन असल में जो कुछ आप देखें, महसूस करें और जो कुछ आप करना चाहें उसके बारे में अक्स है, उन चीज़ों का अक्स है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मशहूर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जिनमें से बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही ज़्यादा जानी माने जाने वाली जो डेफिनेशन है वो कोल एंड नोवेल्स की है। उनके मुताबिक इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड रिफाइनिंग प्रैक्टिस वेरियसली फोकस्ड ऑन द पर्सनल, pedagogical, curricular, intellectual, societal and और ethical context associated with professional work। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो भी चीज़ आप एग्जामिन करते हैं उसको रिफाइन करने के लिए रिफाइन करती हैं ये पेडागोजिकल एक्सपीरियंसेस, करिकुलर जो टेक्स्ट से रिलेटेड हों, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हों उनको, और एथिकल कॉन्टेक्स्ट को रिफाइन करने के लिए हम रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखते हैं। तो रिफ्लेक्शन इज व्हाट अलाउज अस टू लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्शन असल में हमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने का मौका देती है। ठीक है, ये हमारी डेली असेसमेंट है। क्योंकि देखें, अगर कोई जो लोग अपनी डायरी लिखने के आदी होते हैं, जब वो रात को अपना सारे दिन की एक्टिविटीज़ के बाद रात को सोने से पहले डायरी में अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं, तो उनकी सेल्फ असेसमेंट भी साथ साथ हो रही है। तो रिफ्लेक्टिव नोट्स भी ऐसे ही हैं या रिफ्लेक्शन भी ऐसे ही है, ये हमारी सेल्फ असेसमेंट भी साथ साथ ही करती है। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव जर्नल? असल में जो आप 14 रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखेंगे ना, उनका मजमुआ रिफ्लेक्टिव जर्नल कहलाएगा। एक तरीके से वो रिफ्लेक्टिव जर्नल है। रिफ्लेक्टिव जर्नल आपकी रिफ्लेक्शंस का मजमुआ होता है। ठीक, रिफ्लेक्शंस ऑब्जर्वेशंस, इनसाइट्स, मेमोरीज, इंप्रेशंस और फीलिंग्स होती हैं। ठीक हो गया। रिफ्लेक्टिव जर्नल असल में एक ब्रिलियंट वे है कि हम अपने गोल को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकें, क्योंकि हम जैसे जैसे अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे और साथ में हम अपनी असेसमेंट भी साथ साथ करेंगे, सेल्फ असेसमेंट, तो हमारा गोल जो है हम बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे। और नेक्स्ट है, इट अलाउज अस टू सी द पैटर्न्स ऑफ आवर ओन थिंकिंग। ठीक, जो आपके सोचने का अंदाज है उसको ये देखने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब आप अपने सोचने के अंदाज को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपनी हैबिट्स और रूटीन्स को चेंज भी कर सकते हैं रिफ्लेक्शंस के बाद, उनमें बेहतरी भी ला सकते हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल में हम लिखेंगे क्या? आपकी थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, इंप्रेशंस, रिएक्शंस और चीज़ों को आप कैसे परसीव करते हैं, कैसे उनको उनके बारे में सोचते हैं, उनका असर कैसे कबूल करते हैं, वो सब बातें। पॉइंट्स टू रिमेंबर बच्चों, ये वो पॉइंट्स हैं जो जर्नल राइटिंग में भी और रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखते वक्त, जो आप 8607 के 14 रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखेंगे, उनको लिखने से पहले आपको ये बातें जो हैं जहन में रखनी चाहिए। कौन सी बातें हैं? ये कि ईज विद वर्ड्स, जो भी अल्फाज आप इस्तेमाल करें उनको आसान आसान मुंतखब करें। मतलब आप अल्फाज का चुनाव आसान से आसान रखें और वो अल्फाज हों जो आपको, आपके बात को बेहतरीन तरीके से बयान कर सकें। क्योंकि हर लैंग्वेज में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल करें तो उनका मतलब बिल्कुल बदल जाता है, उर्दू के भी, इंग्लिश के भी। तो वो अल्फाज का चुनाव करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी फीलिंग्स को वो बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। ऑर्गेनाइज योर जर्नल राइटिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड क्वालिटी मैनर। अपनी जर्नल राइटिंग को आप क्वालिटी मैनर में ऑर्गेनाइज करें। मतलब आप उसको लिखते वक्त क्वालिटी को जरूर ध्यान में रखें, क्वालिटी राइटिंग होनी चाहिए। एडिट और रीराइट नहीं करें। आपने जब भी अपना रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना है, ये आपने 8607 का मैनुअल ही अगर फॉर एग्जांपल फिल करना है, व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि व्हाइटनर का जो इस्तेमाल करेंगे ना, वो अनप्रोफेशनल लगेगा कि आपको पता ही नहीं था लिखना क्या है, आप उसको काट काट के और रिमूव करके लिख रहे हैं,
कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो उसमें व्हाइटनर का इस्तेमाल अलाउड ही नहीं होता, वो बहुत बुरा असर छोड़ता है। इसलिए जो कुछ भी लिखें सोच समझ के लिखें और उसको पहले एक सादा पेज पे लिख लें, पढ़ लें और उसके बाद आप उसको नीट उतारें, ठीक है। तो उसको एडिट और रीराइट ना करें। और मैं आपको मशवरा दूंगी कि पेन से लिखें, क्योंकि पेन को वन टाइम आप रिमूव इंक रिमूवर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंटर या बॉल पॉइंट यूज करेंगे तो लाजमी तौर पर आपको व्हाइटनर यूज करना पड़ेगा और फिर वो अच्छा तासुर नहीं देता। इन जर्नल राइटिंग द एनर्जाइजिंग क्वालिटीज दैट काउंट, ऐसी क्वालिटीज जो आपके जर्नल को एनर्जाइज कर दें, पढ़ने वाले को एनर्जाइज कर दें। वो कौन सी क्वालिटी है? आपका पैशन, सेंसुअलिटी, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, क्यूरोसिटी, तजस्सुस वगैरह, इंसाइट, क्रिएटिविटी। आप अल्फाज में और जुमलों में रब्त कैसे पैदा करते हैं, स्पॉन्टेनिटी और आर्टिस्ट्री, ये सब कुछ। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपने अपना जर्नल लिखना है या अपने रिफ्लेक्टिव नोट्स को प्रिपेयर करना है। बच्चों अब आपको स्क्रीन पर जो साइकिल नजर आ रहा है ना, ये गिब्स का रिफ्लेक्टिव साइकिल है जो 1988 में क्रिएट किया था, और ये रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखने के लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी समझी जाती है, ठीक है। गिब्स के रिफ्लेक्टिव साइकिल के मुताबिक, क्योंकि एक साइकिल है, आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ये है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन है वजाहत, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था उसके बारे में वजाहत, ठीक हो गया। फिर आप लिखेंगे फीलिंग्स, आप इस पॉइंट को देखेंगे फीलिंग्स, आपने क्या उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स थी, आप क्या सोच रहे थे। फिर जो आपकी फीलिंग्स थी आप उसको अवेलुएट करेंगे गुड में और राइट में, कि जो आपने जो आपकी फीलिंग्स थी उसमें गुड एक्सपीरियंस क्या था, उसमें बैड एक्सपीरियंस क्या था। देखें, जो कुछ भी आप फील करते हैं उसके दो पहलू होते हैं, या अच्छा या बुरा। हमेशा ही अच्छा पहलू नहीं होता। अगर आप हमेशा ही गुड 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 लिखते रहेंगे तो वो उसमें बाइसिंग आ जाएगी, कि इसकी जो है ऑब्जर्वेशन उसमें बाइसिंग है, ठीक है ना। तो जो भी आपने एक्सप्रेस करना है, एवेलुएट करना है, उसमें दोनों पहलू होने चाहिए, गुड और बैड, ठीक हो गया। फिर आप एनालाइज करेंगे कि आपने सिचुएशन को किस सेंस में देखा, महसूस किया और किस सेंस में आप बयान करने वाले हैं, ठीक हो गया। फिर आप कंक्लूजन की तरफ आएंगे। आप कंक्लूजन में ये बात एक्सप्रेस करेंगे कि इन सिचुएशंस में एनालिसिस के बाद आप ये ऐड करेंगे कि एनालिसिस के बाद आपने ये नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप इसमें इसके अलावा जो अब कुछ हुआ है इसके अलावा क्या कर सकते थे। नेक्स्ट आप एक्शन प्लान बनाते हैं। एक्शन प्लान मैंडेटरी कुछ सिचुएशंस में होता है, कुछ में नहीं होता। ऐसी सिचुएशन जिसमें हम ये लिखें कि अगर आइंदा ऐसी वाकया वकू पजीर हुआ तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करूंगी, वो एक्शन प्लान की तरफ आ जाता है। और हर दफा ऐसा नहीं होता, सम आपको हर दफा जिंदगी मौका नहीं देती, लेकिन ऐसे वाकया जो तसलसल के साथ हो रहे हैं या रेपिटेशन है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, उन चीजों में रेपिटेशन आ रही है, तो फिर आप ये एक्शन प्लान जरूर बनाएं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडरेशंस। कंसिडरेशंस होती हैं जरूरी बातें, वो पहलू जो आपने हमेशा जहन में रखने हैं। सबसे जरूरी बात ये कंसिडरेशंस जो है, सबसे जरूरी बात इसमें है ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। मतलब आपके रिफ्लेक्टिव नोट्स के हवाले से जब आपने ऑब्जर्वेशन करनी है तो उससे पहले आपने ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट जरूर बनानी है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स एक तरह से रिफाइन हो जाए, कि ऑब्जर्वेशन का जो मकसद है वो आपके सामने आ जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है कि ऑब्जर्वेशन के दौरान आपको कोई ऐसी चीज, ऐसा वाकया या ऐसा पॉइंट नजर आया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आप उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स में या अपने चेकलिस्ट में ऐड नहीं कर पाए, उसको अलहदा से आप नोट कर लें, ठीक है। और उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को या फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट को अपडेट करें, अपडेट कर सकते हैं। हर रोज आप एक ही जैसी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट यूज नहीं करेंगे। हु इज इन कंट्रोल ऑफ क्लासरूम, फिर आपने देखना है कि क्लासरूम में इन कंट्रोल कौन है। अगर तो टीचिंग मेथोडोलॉजी या टीचिंग स्टाइल टीचर सेंटर्ड अप्रोच इस्तेमाल हो रही है तो उसमें टीचर डोमिनेट करे, और अगर स्टूडेंट सेंटर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो फिर उसमें स्टूडेंट डोमिनेट करे। तो जो पार्टी डोमिनेट कर रही है वो इन कंट्रोल है।
फिर आपने ऑब्जर्वेशन से के टाइम पर आपने ये पॉइंट्स जो हैं ये जहन में रखने हैं कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान इंटरेक्शन कैसी है और किस तरह की है, ठीक है। क्या उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो फ्रेंडली माहौल में है या फिर बहुत वो अथॉरिटेरियन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है और वो कैसे स्टेट किए गए, ये जो पॉइंट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और एग्जांपल, ये दोनों पॉइंट और क्लियर मीटिंग स्ट्रक्चर, क्लास मीटिंग स्ट्रक्चर, ये तीनों पॉइंट्स ये तीनों पॉइंट्स रिलेटेड है टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ, ठीक है। कि जब टीचर क्लास में पढ़ाना शुरू हुआ तो क्या स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए गए कि बच्चों आज के लेसन के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हम आज का लेसन पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने का फायदा क्या है, वो क्यों पढ़ रहा है और वो पढ़ने के बाद आपको क्या हासिल होगा। अगर क्लियर किए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स तो किस तरीके से और टीचर ने क्या स्ट्रेटेजी यूज की। क्लास मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज की गई, क्लास मीटिंग मतलब वो जो पीरियड है स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन है, पीरियड जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक हो गया। और फिर व्हाट इज द आउटलाइन ऑफ द लेसन प्रोसीडिंग, जो लेसन प्रोसीड हो रहा है जो चल रहा है उसकी आउटलाइन क्या थी। एट फर्स्ट टीचर ने क्या किया, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पर उसका कैसा उसने कैसे प्रोसीड किया अपने लेसन को। ये है जो नरेटिव समरी एक्चुअली मैंने डिफाइन करने के लिए ये ऐड किया है, और ये है कि जो आप रिफ्लेक्टिव नोट्स में लिखेंगे, जो कुछ भी आप लिखेंगे वो नरेटिव समरी की सूरत में होगा, वो पॉइंट्स की सूरत में नहीं होता, वो समरी की सूरत में होता है। और नरेटिव समरी वो होती है जो आपको बताती है कि मेन थिंग्स ड्यूरिंग द कोर्स या ड्यूरिंग द लेसन क्या हुई थी, कैसे लेसन ओपन हुआ, ये देखें सेकेंड लाइन, एज हाउ द लेसन ओपन, लेसन कैसे स्टार्ट हुआ, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज कैसे एक्टिविटीज हुई, हाउ द टीचर इंट्रोड्यूस्ड ईच एक्टिविटी, और टीचर ने अपनी हर एक्टिविटी को कैसे इंट्रोड्यूस किया। आपने नरेटिव समरी की सूरत में लिखना होता है, ठीक है। एट द एंड आप इसमें एवेलुएशन नहीं इंक्लूड करते। इधर नीचे वाले पैराग्राफ में एक एग्जांपल दी हुई है, आप इस एग्जांपल को गौर से पढ़ें, आपको रिफ्लेक्टिव राइटिंग का इजीली अंदाजा हो जाएगा कि नरेटिव समरी कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंपल फील्ड नोट के बारे में। ये एक फील्ड नोट है और आपने इससे ज्यादा फील्ड नोट तो लिखना नहीं होता, ये 2 पैराग्राफ्स में लिखा गया है क्योंकि 2 तरह की ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल हुई है। पहले पैराग्राफ में रिफ्लेक्टिव नोट जो है वो पहले पैराग्राफ में जो इंक्लूड किया गया है, पहले पैराग्राफ वो बेस करता है असेंबली ऑब्जर्वेशन पर। इसमें रिफ्लेक्टिव नोट लिखने वाले ने, ऑथर ने असेंबली को ऑब्जर्व किया। उसने एट फर्स्ट उसने बताया कि जी मैं 7:15 पर पहुंचा और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट किस डिसिप्लिन्ड वे से क्लासेस में से निकलकर असेंबली में आए और असेंबली स्टार्ट हुई। उसका सीक्वेंस क्या था, वो रेसिटेशन से स्टार्ट हुई, फिर नात हुई, फिर अनाउंसमेंट हुई और फिर नेशनल एंथम हुआ और शॉर्ट एड्रेस हुआ और असेंबली के बाद स्टूडेंट्स जो थे वो अपनी क्लासेस में वापस गए। ये फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि जी मेरा मेंटोर मुझे क्लास में ले गया, स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत वार्मली वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत अट्रैक्टिव था और लर्नर्स फ्रेंडली था। और मेरा जो मेंटोर था उसने कुछ सेंटेंसेस स्टूडेंट्स को बताया, इंट्रोडक्शन करवाया मेरा और अपना जो लेसन था वो डिलीवर करना शुरू किया, ठीक। और उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो थी वो बहुत इम्प्रेसिव थी। इस सेकंड पैराग्राफ में किसी टीचिंग मेथोडोलॉजी को उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से मतलब नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनका ऑब्जर्वेशन थी कि एट फर्स्ट मैं एंटर हुआ और मेरे मेंटोर ने बड़ा अच्छे तरीके से मुझे वेलकम करके तो लेसन स्टार्ट करवाया और मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, ये वो रिफ्लेक्शन थी 2 पैराग्राफ्स में, ठीक है। उसके बाद देखें मेंटोर के कमेंट्स। मेंटोर के जो कमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। तो कुछ जो आप जहन में रखिएगा कि मेंटोर के कमेंट्स जो रिफ्लेक्टिव नोट के हवाले से होंगे, जैसा रिफ्लेक्टिव नोट होगा उस हिसाब से मेंटोर कमेंट लिखेगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि उसने सेकंड एग्जांपल में क्या किया। फर्स्ट पैराग्राफ में स्कूल की
कोऑपरेटिव स्टाफ की ऑब्जर्वेशन, सपोर्टिव स्टाफ की ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है। सपोर्टिंग स्टाफ के बारे में लिखा है कि जी वो स्कूल से पहले पहुंच जाता था, उसके बाद टीचर और प्रिंसिपल आए और हर जो प्रिंसिपल है उन्होंने स्टूडेंट्स को वेलकम किया और स्माइलिंग फेस के साथ, ये यूनिक एक्सपीरियंस था। सेकंड में उन्होंने ये मेंशन किया है कि आज मेरा चूंकि मुझे स्केड्यूल मिल गया था तो मैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से मिस सादिया की क्लास में गया और मैंने वहाँ पर उनका फिजिक्स टीचर का सारा मेथोडोलॉजी देखी। अब इस वाले पैराग्राफ में, पहले वाले में मेंटोर वाले में उन्होंने उनकी मेथोडोलॉजी को ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन इस पैराग्राफ में उसने मेथोडोलॉजी को ऑब्जर्व किया और एट द एंड उन्होंने लिखा है कि आई फेल्ट दैट शी शुड समराइज द लेसन एट द एंड। जो उनको एक कमी महसूस हुई, एक गैप मिला, उन्होंने उसको भी मेंशन कर दिया। सब कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ, एक कमी उनको महसूस हुई जो जिसे इम्प्रूव करके तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत बेहतर बनाया जा सकता था, उन्होंने वो मेंशन कर दी। अब देखें इसमें मेंटोर के कमेंट्स जो हैं वो फील्ड नोट यानी कि रिफ्लेक्टिव नोट के हिसाब से हैं। पहले में कमेंट्स कुछ और थे, अब कुछ और थे। आपने भी यही देखना है कि मेंटोर को आपने कहना है कि कमेंट्स जो हैं वो मेरे रिफ्लेक्टिव नोट के हिसाब से लिखे। अब ये ना हो कि मेंटोर हर कमेंट में गुड गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट और दैट्स वेरी गुड और शाबाश लिखता जाए। दीज आर नॉट कमेंट्स। कमेंट्स इस तरह के होते हैं। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज का लेसन यही खत्म होता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।